बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अमेरिका को धक्के मारकर मिडल ईस्ट से निकाला जाएगा और ऐसा लग रहा है कि गेम शुरू हो चुकी है। देखिए, जब हमने अमेरिका से बेसिस खाली करवाई थी तो अमेरिका को क्या कहा था, पहले अपना सामान उठाएं, पहले ये उठाएं, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, करते करते निकल गए। सारी दुनिया में होता है। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि अमेरिका के फौजी अड्डे मिडिल ईस्ट से फारिग किए जा रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज ने अमेरिका को कहा है कि आप अपने तैयारे यहां से उठाएं, आप अपने जेट्स उठाएं, आप अपने स्ट्राइक्स करने वाले डिफेंस सिस्टम उठाएं, यहां से अपने फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और जितने एयरक्राफ्ट हैं यहां से उठाएं और जाएं। अब हालत ये हो चुकी है अमेरिका की कि अमेरिका के लिए इतना बड़ा ये झटका और दर्द सर बन गया है, इतना बड़ा झटका बना है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो प्लान रूस का और चाइना का था कि इनको मिडिल ईस्ट से फारिग किया जाए, वो प्लान कामयाब हो गया है और उसकी शुरुआत हो गई है। अब हुआ ये है कि मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज ने अमेरिका को कहा, भाई आप यहां से अड्डे उठाएं, और जब अड्डे यहां से यानी फारिग करने से पहले उनको क्या निकाले। अब हुआ यह है कि अमेरिका ने ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट और इसके साथ साथ डिफरेंट जो उनकी चीजें थी वो उनको मूव कर रहे हैं, यानी ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और ये तमाम डिफरेंट जो एयरक्राफ्ट हैं उनको वो मूव करके कतर ले गए हैं। अब कतर लेकर गए, आपको पता है कतर में अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस है, सबसे बड़ी मिलिट्री बेस है कतर में, वो ले गए हैं। अब यहां जो सबसे बड़ा इनको झटका लग रहा है, जो सबसे बड़ा झटका, कि आहिस्ता आहिस्ता जो प्लान चाइना और रूस ने बनाया था वो कामयाब हो रहा है। वो प्लान क्या था? देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अड्डे क्यों बनाए थे? अमेरिका ने अड्डे इसलिए बनवाए थे कि उन्होंने सारी दुनिया के सामने अरब कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को कहा कि ईरान से आपको खतरा है, तो ईरान से आपको खतरा है, लिहाजा आप लोगों की हिफाजत के लिए मैं आया हूं। अब हुआ ये कि रूस ने इतना मजबूत कर दिया ईरान को, चाइना की मदद से इतना मजबूत कर दिया कि ईरान ने अमेरिका को तितर बितर करके रख दिया, यानी जिसे कहते हैं कि उड़ा कर रख दिया उन्होंने। अब इस सारे मामले पर इतनी बुरी सूरत हाल हो चुकी है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उन्होंने इनको उड़ा कर रख दिया, उनकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, इनका पैट्रियट डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। तो जब ये फेल हो गया तो कह रहे हैं कि आप क्या हिफाजत करने के लिए, चाइना ने साथ काम ये किया कि उनकी सुलह करवा दी ईरान से, हौसियों से भी सुलह करवा दी। अब अमेरिका के ऊपर इस वक्त हालात ये हो चुके हैं, इतने मामलात उनके खराब हो चुके हैं अमेरिका के, कि उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमने करना क्या है। लिहाजा अब वो चाह रहे हैं कि कोई मुल्क हमें अड्डे दे दे। इंडिया ने तो ये कहा कि जी अमेरिका पाकिस्तान की जानिब देख रहा है कि वो पाकिस्तान से ईरान के खिलाफ अड्डे ले और फलाना ले, और ताकि वो चाइना पर भी नज़र रख सके, अफगानिस्तान पर भी रख सके, ईरान पर भी रख सके और डिफरेंट जगहों पर। ये इंडिया ने पाकिस्तान के हवाले से कहा, उनके मीडिया सारा कह रहा है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी तबाहकुन, जिसे कह सकते हैं कि तबाही होगी, हम दावत देंगे, शायद इससे पहले नहीं होगी। तो पाकिस्तान से जब भी कभी अमेरिका मांगेगा तो वो हमारे मफाद में नहीं होगा। अब जो अगला मरहला है वो उससे ज्यादा खतरनाक है अमेरिका के लिए, कि उसके जहां पहले अड्डे थे वो फारिग करे, और दूसरा जो पैट्रियट सिस्टम है वो तो बिल्कुल फेल हो गया। देखिए, इजराइल ने कहा है कि 25% सिर्फ मिसाइल रोकने की कैपेसिटी है उसे, यानी 100 मारेंगे तो 25 होंगे, तो क्या करना है उसका। और ईरान की टेक्नोलॉजी इतनी हो चुकी है कि अमेरिका अभी हालिया नाकाम हुआ। यहां से असल में चाइना ने वो गेम की सेट, वो मास्टर इनका स्ट्रोक था जो कामयाब हुआ। अरबों की सुलह करवा दी ईरान से, हौसियों की लड़ाई खत्म करवा दी। लड़ाई खत्म करवाने के बाद वो जवाज भी खत्म करवा दिया, फाइटर जेट्स भी अब उनके जा रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट सिनेरियो ये होगा, उनको ये कहेंगे कि भाई आप यहाँ से अड्डे उठाएं और जाएं। देखिए, मुस्तकबिल के अंदर आप एक बात बताइए, कौन सा मुल्क है जिसका अड्डा यहाँ पर रहेगा और वो हिफाजत कर सकते हैं? चाइना और उसके अलावा रूस का। देखिए, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आ रही हैं चाइना रूस के करीब। ये याद रखिएगा, शाम, इराक, ये सारे के सारे इस वक्त रूस के साथ है और साथ चाइना के है। एक चीज, नेक्स्ट सिनेरियो क्या है? नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि अड्डे यहां पर उनको जरूरत नहीं होगी। इराक से वो अड्डे इनके फारिग करवा रहे हैं, शाम से वो इनको कह रहे हैं कि आप निकले। अब मिडिल ईस्ट की मेन कंट्रीज भी इनको कह रही है कि भाई आप भी यहां से फारिग हो। अब आहिस्ते से उनको निकाला जा रहा है। जब वो मेन अड्डे इनके खत्म होना शुरू हो जाएंगे तो कौन रिप्लेस करेगा? जाहिर सी बात है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी करेगी। चाइना आ जाता है, रूस आएगा कल को।
अभी तक तो वो रूस के मामला काफी खराब है, लेकिन ऐसा तो अमेरिका को कह रहे हैं कि देखिए उनको खतरा किस चीज से था। खतरा क्या इंडिया से था? खतरा क्या बरतानिया से था? नहीं था। उनको खतरा था ईरान से या हूसियों से खतरा था या इराक से खतरा था। तो वो तो सारे के सारे चाइना और रूस ने मामला तय कर दिए, तो अब उनको कोई खतरा नहीं है। अमेरिका क्यों यहाँ पर बैठा हुआ है? सो ऐसा जब अमेरिका के फौजी अड्डे जा रहे हैं और ये उनके पैरों तले जमीन निकली है कि हमें मिडिल ईस्ट से हमारी छुट्टी हो रही है, और इतनी बड़ी छुट्टी ये हो रही है कि आप अंदाजा कीजिए कि कतर को इस वक्त अमेरिका ने ये कह दिया है कि हमास के लीडरान का जो ऑफिस है आप फौरी तौर पर यहाँ से फारिग करें। यानी इतना शदीद उनको गुस्सा लगा हुआ है कि सारे अब ये काम करें। पहले उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से उनका ऑफिस फारिग नहीं करेंगे। जैसे हमने तालिबान का ऑफिस रखा हुआ था, हम तो मीडिएशन का रोल प्ले करते हैं, मामला तय करवाते हैं। अब प्रेशर इतना ज्यादा है कि उनको कहा है कि इमीडिएटली आप इनको फारिग करें, इस्माइल हानी और इन सबको फारिग करें, हम बर्दाश्त नहीं करें, क्योंकि इसराइल कह रहे हैं। अब गालिबन हो सकता है वो यहाँ से उनको फारिग कर दे, निकाल दे। अगर वो यहाँ से निकाले तो तुर्की पर भी प्रेशर है, तो वो कहाँ पर रखेंगे? फिर वो एक ही जगह है, वो है रूस। रूस में आपने अगर ऑफिस बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती वहां से निकालने से। फिर ये सूरत हाल हो जाएगी कि हमास फ्रंट लाइन पर खड़ा होकर रूस के साथ लड़ेगा, और रूस की बैक पर आपको पता है चाइनीज है, और चाइनीज उनको बावजूद इसके के अंदर खाते उनसे तेल भी ले रहे हैं, डील भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा जो झटका ये लगा है कि अमेरिका के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उनको सस्पेंड किया गया है, जो फलस्तीन के हक में एहतजाज कर रहे थे इसराइल के खिलाफ। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हूसियों ने और ईरान ने, हूसियों का तो चले मान ले कि वो कम लेवल है, ईरान ने और हूसियों ने मिलकर कहा है कि आप हमारी यूनिवर्सिटीज में आ जाए, फ्री दाखिला होगा, पूरी तरह सपोर्ट की जाएगी, यहाँ पर आकर पढ़े। देखिए ईरान का मामला ये है कि ईरान दुनिया की वो ताकत बन गई है कि उनके स्टूडेंट्स जो इंजीनियर बने, उन्होंने ये सारी टेक्नोलॉजी बनाई है ना। आप देख ले गाड़ियां सबसे बेहतरीन ईरान दुनिया में बनाने वाले, ठीक है उस पर पाबंदी है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अजरबैजान में चलती हैं, रूस में चलती हैं, शाम में चलती हैं, इराक में चलती हैं, और इवन के स्टिल जो ईरान में है वो तो चलती चलती हैं, तो हाई क्वालिटी है। तो उन्होंने कहा भी आप यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ से सबसे बड़ा झटका उनको ये लग रहा है कि रूस इस वक्त इतना आगे चला गया और उसने जो मिसाइल दिए हुए हैं, यानी आप ये सोचो ईरान ने इनको जो मिसाइल दिए हैं उसे उन्होंने किया क्या है कि अमेरिका के लॉन्ग रेंज जो मिसाइल थे एटॉमिक्स, जो इन्होंने तकरीबन 6 पहले गिराए हैं, अब इन्होंने 4 मजीद तबाह कर दी। यानी टोटल 10 लॉन्ग रेंज मिसाइल जो अमेरिका ने इनको दिए थे कि आपने मारने हैं, वो इन्होंने तबाह कर दिए हैं। और इतना बड़ा ये झटका है कि सीक्रेटली अमेरिका ने पहुंचाए थे और अमेरिका के लोग वहां पर जाकर ऑपरेट कर रहे हैं, ये बात भी सबसे अहम है। तो उन्होंने तो वो तबाह कर दिए। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि अमेरिका को इस वक्त सबसे ज्यादा झटका ही यही लगा है इस बात का कि हमें इस वक्त हर तरफ से मुसीबत है। देखिए पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर अगर आप देखें तो यानी जितनी तबाही हुई है वो हुई है, लेकिन अगर सिर्फ हम इस साल की बात कर ले 2024 की, मई इस वक्त है, तो आप जानते हैं 1,11,000 के करीब यूक्रेनियन फौजी मारे गए हैं, 1,11,000। और अब रूस ने खबर ब्रेक की है कि जिन फौजियों को एड्स है उनको भी भर्ती किया जा रहा है, उनके पास फौज कम पड़ गई है, कोई बंदा फौज में आने को तैयार नहीं है, जो मरने वाले वो उनको लेकर आ रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें कि इस तरह की सूरत हाल जब पैदा हो जाए तो आप ये समझ लें कि सबसे बड़ी आपकी शिकस्त हो चुकी है। अब ये बात उनको समझ नहीं आ रही कि उधर वो मजबूत हो रहे हैं, अरब के साथ वो मजबूत हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में वो मजबूत हो रहे हैं, तो ये चल क्या रहा है हमारे साथ। दूसरा आप ये देखिए कि डेविड कैमरॉन जो कि कभी वजीर आज़म था, उस बंदे ने क्या बात की, उसने कहा जी हम पैसा देंगे, एड देंगे, हथियार देंगे, रूस के खिलाफ ये जो लड़ाई है वो बड़े पैमाने पर लड़नी चाहिए और मैकरन, ये 2 मुल्क असल में साथ हैं। आप गौर करें कि बरतानिया और फ्रांस, ये 2 ही मुल्क थे जो असल में यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए इसराइल के आए थे और इन्होंने इनका डिफेंस सिस्टम था रोका। तो यही 2 मुल्क अब कह रहे हैं कि हमें अपनी फौजें रवाना कर देनी चाहिए, नेटो को रवाना कर देना चाहिए और फौरी तौर पर रूस के खिलाफ जंग छेड़ दे, क्योंकि वो ईरान की मदद कर रहा है और ईरान इतना मजबूत हो गया है कि मिडिल ईस्ट की अब जो कंट्रीज हैं वो पहले ईरान से डरती थी, जब से ईरान ने हमला किया तो वो ईरान के साथ मामला तय करे, क्योंकि एक ताकत बढ़ गई है आगे और वो एटमी ताकत बनने जा रही है। तो जाहिर सी बात है, सबको पता उनमें जिगरा भी है, उन्होंने मार भी दिया है,
इसराइल पर हमला भी किया है, और वो उन्होंने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस सबके डिफेंस सिस्टम को बीट किया, इसराइल समेत। तो इस सारे मामले पर सारे परेशान इस वक्त बैठे हुए हैं कि हमें अब उनसे लड़ाई नहीं लड़नी। आप सोचें कि इतनी बुरी तादाद में अमेरिका की शिकस्त के जो अंबार हैं वो सामने आ रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल और वेस्ट ये तस्लीम करने से इस वक्त आ रही है, ये तैयार नहीं है, रिफ्यूज कर रहे हैं एक्नॉलेज करने से कि असल में हमें शिकस्त हो गई है यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में हमारा पत्ता साफ हो गया है। देखिए मिडिल ईस्ट में उसी दिन ये खेल खत्म हो गया था जिस दिन ये यानी हौसियों के साथ ये जंग खत्म हुई थी। उसी वक्त देखिए सऊदी अरब ने अपनी लाइन ले ली, बाकी कंट्री से अपनी ले ली। तो इस सारे मामले पर सबने देखा कि भाई हिजबुल्लाह की पावर भी है उधर। आप ये देखें कि इस सारे मामले पर डील की बात की, हमास ने कहा जी हम डील करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक अच्छा प्रपोजल दे दिया। इसके बाद नेतन्याहू ने कहा मैं कोई डील नहीं करूंगा, डील शील हो जाएगी बात की बात है, अब जंग है, सिर्फ जंग है। वहां पर उनको वार्निंग दी गई है ईरान की जानिब से कि आपने हिजबुल्लाह की जो एबिलिटीज हैं इसराइल को मारने की, आपने उनको बड़ा हल्का लिया, ताकि उन्होंने बड़ा नुकसान किया। उनकी मैरून बेस भी उड़ा दी है, उनकी बहुत सारी बेसेस उड़ा दी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये काम करें जैसे हौसियों ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ठीक है आप रफा में ऑपरेशन कर रहे हैं, इधर हम आपके शिप्स को मारने के लिए इंडियन ओशन तक चले गए हैं। यानी अब वो इंडिया की दहलीज पर इस वक्त खड़े हैं कि भाई यहाँ से कोई भी शिप निकलेगा इसराइल के लिए, चाहे अब चाइना से निकले, मलेशिया से निकले, कहीं से निकले, हमने उसको नहीं छोड़ना। वो उनको मार रहे हैं। अब यहाँ पर आप समझ लें कि हिजबुल्लाह की पावर भी इसी तरह है कि उन्होंने इनको मारना है। तो मिडिल ईस्ट में सारे फारिग हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है चाइना की जानिब से। चाइना की जानिब से ये बात कही गई है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया था वो असल में दहशतगर्दी नहीं था। उनके बकौल ये हमला दहशतगर्दी नहीं था, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक था। इसका क्या मतलब है? चाइना का आईसीजे में ये बात कहना उनके लॉयर की जानिब से ये इतना बड़ा स्टेप है, इतनी यानी समझ लीजिए मेजर शिफ्ट पॉलिसी हो गई है उनकी। यानी उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि हमास ने जो किया वो बिल्कुल ठीक उन्होंने किया, क्योंकि इन्होंने उनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, लिहाजा वो अपना कब्जा छुड़ाने के लिए अगर हथियार उठाते हैं तो ये बात गलत नहीं है। आप ये सोचें कि एक टाइम ये था कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान को दहशतगर्द इन्होंने डिक्लेयर किया था। अब आज चाइना सबसे ज्यादा उनके करीब है। चाइना ने असल में ये बात क्यों कही है? चाइना ने असल में बात इंडिया के हवाले से भी कही कि हमारी जमीन का टुकड़ा इंडिया के पास है, तो लिहाजा हमें अपनी जमीन वापस लेने के लिए हथियार उठाना पड़ा तो ये जायज होगा। सब दुनिया को वो ये बता रहे हैं कि रूस हो या इसके अलावा अफगानिस्तान हो या हमास हो या कोई फलस्तीनी हो, जो अपनी जमीन बचाने के लिए हथियार उठाएगा वो बहुत ज्यादा फायदे में होगा और वो जायज भी होगा। लिहाजा चाइना ने जब ये बात कह दी तो उसने बड़ा क्लियर कह दिया कि भाई हमारी हमास के साथ फ्यूचर की पॉलिसी क्या है। देखिए एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, ये बात चाइना को पता है, ये बात रूस को पता है। उन्होंने आप जो मर्जी अब आप देख लें और समझ लें यही काम होने जा रहा है जो हकीकत टीवी आपको बताने वाला है। मुस्तकबिल में उन्होंने हमास को हारने नहीं देना, यहां लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि एक दफा इसराइल ने ये सारा इलाका ले लिया, उसने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जंग छेड़ देनी है सारे मुल्कों में। और जो उजारादारी इस वक्त बनी हुई है, चाइना बना रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर सऊदी अरब के साथ उनकी जो डील है कि भाई आपको हम जो तेल देंगे, लेन देन होगा तेल का, वो अब डॉलर्स में नहीं होगा। और सबसे बड़ा झटका भी अमेरिका को ये लग रहा है कि पेट्रो डॉलर अगर खत्म हो रहा है तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा। और याद रहे अमेरिका जब वीक होगा तो इसराइल की वो मदद भी नहीं कर पाएगा। आज देखे ना कि अगर इसराइल ये जंग लड़ा है और टिका हुआ है अभी तक तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से, वरना तो आप देख लें इनका डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। और ये असल में इंडिकेट कर रहा है कि हालात इनके कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। सो आने वाले वक्त में चीजें इंडिकेट करती हुई नजर आ रही हैं कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से जूते मारकर भगाया जाएगा। ये आप ज़हन में रखिए, अफगानिस्तान में भी जैसे भगाया गया था इनका कोई वजूद नहीं रहना। क्योंकि आप ये देखें कि जब ये हालिया सऊदिया से लेकर तमाम जगहों पर लड़ाई जब ये हो रही थी तो सऊदिया ने सबने कह दिया था भाई हमने अपने अड्डे नहीं देने हूसियों के खिलाफ। तो अब ये था पहला स्टेप। सेकंड स्टेप ये था कि भाई अब आप अपनी चीजें उठाएं और आप निकले। अब वो दूसरी बेस पर लेकर जा रहे, फिर ये टाइम आ जाएगा कि कतर कहेगा कि ठीक है आप भी यहां से निकले, ओमान भी कह देगा क्योंकि
कोई अब ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। ईरान बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, इतनी बड़ी ताकत बन चुका हुआ है कि आप ये सोचें कि अमेरिका के खिलाफ जो मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं रूस के पास हैं, वो ईरान के दिए हुए हैं। तो ईरान टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। और आप सोचें कि अभी जो लड़ाई होनी है ये सारे क्यों कर रहे हैं। इनको ये पता है कि असल में अमेरिका ने हमला करना है ईरान पर और इजराइल भी तैयार है। तो हमला करने के लिए इन्होंने देखे एटमी ताकत तो उन्होंने बनने नहीं देना। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था अगर ईरान एटमी ताकत बनेगा तो हम भी बनेंगे। उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही कि अगर ईरान यहाँ पर बन गया एटमी ताकत, सऊदीया बनेगा, कतर बनेगा, सारी कंट्रीज बनना शुरू हो जाएंगी जिन जिन के पास पैसा। तो वो कहेंगे भाई हमने एटमी ताकत बनना है। जब ये सारे एटमी ताकत बनेंगे तो इसराइल का तो वजूद खतरे में है। वो तो ये चाहता ही नहीं है। सोचे जिस इसराइल ने 1974 में ये वायदा अमेरिका के साथ कर लिया था कि अरब ममालिक को तुमने वो कोई हथियार नहीं देने जो इसराइल की कैपेबिलिटी के या तो बराबर हो या उससे बढ़कर हो, जब भी देने कम देने। और वो भी यानी अगर इसराइल को नंबर 100 पर हथियार दिए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इसराइल को अगर F-35 मिले हुए हैं तो दूसरों को F-16 पर ही टकाना, इससे ऊपर नहीं वो जा सकते। यानी इतना मेजर डिफरेंस है। यहां से आप अंदाजा कर लें कि हालात क्या हैं। इस वक्त कहानी का रुख ये है कि इन्होंने हमला करना है तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को पता है कि जब ये लड़ाई जंग होगी तो इन्होंने हमारे अड्डे इस्तेमाल करने। और ये भी पॉसिबिलिटी है बताए बगैर वो जंग छेड़ दें, यानी वो हमला कर दें और इनको पता भी ना चले और बाद में वो उनके मुल्कों से जो कि हमला हो तो हालात खराब हो। उन्होंने पहले ही कह दिया अमेरिका को अपने अड्डे उठाएं, अपने सामान उठाएं। देखिए आप किसी का अड्डा फारिग करने से पहले यही कहते हैं ना, जेट उठाएं, आप अपने ड्रोन्स उठाएं, अपने फलाना उठाएं, यहाँ से ले जाएं। तो इसके बाद तो फिर इनकी बस तबाही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।